So we'll start with next question. Question number 2. A stone is dropped into a lake from a tower 500-meter high. The sound of splash will be heard by the men approximately after. So you must have seen, not seen but heard. जैसे पानी में कुछ स्टोन वगैरह गिरता है तो you hear some sound. So you have been given a stone which is dropped. Dropped मतलब initial velocity is 0. It is dropped from a tower of height 500 meter. The sound of splash will be heard by the man approximately. तो हमारे पास एक टॉवर है. Let's say this is tower whose height is 500 meter. यहाँ से हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. Let us say we have a stone which is dropped from here. And at the base यहाँ पे water था, लेक था, लेक. तो जैसे ही ये स्टोन नीचे आके गिरेगा, it will make some sound and that sound will travel again कहाँ पे, up. तो stone falls down. ये stone जैसे ही पानी में गया, आवाज जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा. That sound will travel through air and reach the observer which is standing कहाँ पे, 500 मीटर हाइट पे वो है. तो कितना टाइम के बाद उसको ये साउंड सुनाई देगा? सिंपल सा क्वेश्चन. A stone is dropped into a lake from a tower of 500 meter height. The sound of the splash will be heard by the man approximately after. So what will be your approach of solving this question? Kinematic equation. Okay, equation of kinematics. Equation of kinematics से आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि how much time does the stone take to reach lake. तो case 1 हाँ, स्टोन का केस है ये. स्टोन को टाइम कितना लगेगा तो वो कैसे फाइंड करोगे? v इक्वल टू यू प्लस एटी, नहीं, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/8 स्क्वायर. यस. क्यों? क्योंकि आपको s दिया है. तो s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर. s1 u1 t1 हाफ a1 t1 स्क्वायर. s1 कितना था? 500 मीटर. u1 कितना था? 0. और a की वैल्यू 10 ले लो. a मतलब g है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो ये 10/2 t1 स्क्वायर. तो 1 जा 50 था और ये वापस से 100 है ना. ये 10 है, ये 500 है. तो 500 है और ये 10 है, तो ये वापस आ गया 100. तो अगर t1 स्क्वायर अगर आपके पास आ गया 100 तो t1 आएगा 10 सेकेंड. मतलब 10 सेकेंड तो स्टोन को ही आने में लग गए. मतलब ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं. अब आंसर विल बी इधर ए और बी और डी, बिकॉज 10 सेकेंड तो स्टोन को ही नीचे आते थे लग गए. अब ये जब स्टोन लेक में पानी में गिरा तो उसने एक स्प्लैश जनरेट किया, साउंड वेव जनरेट किया. तो अब साउंड वेव ऊपर ट्रेवल करेगा, तो साउंड वेव विल ट्रेवल अप. तो साउंड को कितना टाइम लगता है वो तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इस केस में मैं यहाँ पे t2 बोल रहा हूँ. तो t2 इक्वल टू d अपॉन v2. हाउ मच इज द डिस्टेंस दैट साउंड विल ट्रेवल? 500. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 340. दिया होगा, नहीं दिया तो पता होना चाहिए. नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यू शुड नो, यू मस्ट नो. तो कितना हुआ ये? हाउ मच 25/17. या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो आप. 34 1 जा 34, 32 34 2 जा 68. तो 34 इंटू 1.5 कितना होता है? 34 इंटू 1.5 1.15 कैसे हो गया? 1.51 होगा ना. कैलकुलेशंस 1 जा. अगर ये 51 होता तो, है कि 51 नहीं, लेकिन होता तो कितना होता? 1.5 होता. तो ये 1.5 से थोड़ा छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा वो. तो दिस इज द टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच बैक टू द टॉवर. तो टोटल टाइम कितना आ गया? t1 प्लस t2, 11.5 के आसपास. तो हमारे पास एक ऑप्शन में 11.4 था.
तो 11.5 सेकेंड के आसपास आंसर आएगा। हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें 11.5 है, ऑप्शन नंबर ए। डन। वाज अ गुड क्वेश्चन। इसका सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स से क्या लेना देना है? नथिंग। लेकिन सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में हम साउंड भी स्टडी करते हैं, तो इट हैज समथिंग टू डू विद साउंड। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी क्या होता है, मे बी यू गेट कंफ्यूज, मे बी यू विल थिंक कि साउंड जब जनरेट हुआ वहां से ऊपर जाने तक वो कितना है, 1.5 है। यहाँ पे यू इमेजिन, जो ड्रॉप कर रहा है वही सुनेगा, मतलब पहले स्टोन को ड्रॉप करेगा, स्टोन नीचे जाएगा 10 सेकेंड्स, फिर साउंड जनरेट होगा, फिर वो ऊपर आएगा 1.5 सेकेंड, तो टोटल 11.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर velocity of sound is double than that at 0 degree Celsius? At what temperature velocity of sound is double than that at 0 degree Celsius? V equal to under root of gamma RT by m। ये बहुत सिंपल है। ये सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गैस चेंज नहीं किया, मतलब गामा कांस्टेंट है। आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, क्योंकि गैस चेंज नहीं किया तो मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट है। इसका पहला नंबर का क्वेश्चन था, उसमें एक नाइट्रोजन था, एक हीलियम था, तो उस केस में एम कांस्टेंट नहीं था। यहाँ तो सभी कांस्टेंट है टी को छोड़ के, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तो V2 बाई V1 इक्वल टू रूट ऑफ T2 बाई T1। तो V2 इक्वल टू रूट ऑफ T2, T2 तो फाइंड करना है ना हमको, T2 फाइंड करना है। एट व्हाट टेम्परेचर बोला था, एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं पहले, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T, तो ज्यादा इजी है। T2 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई V1 का स्क्वायर। तो T2 स्पीड डबल हो गया ना, डबल, डबल मतलब 2 V1 टाइम्स ऑफ T1। व्हाट इज T1? हाँ, जीरो मत डाल देना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। 273, 273 इंटू 4 कैसे करते हो? रुको रुको, घाई नहीं, घाई नहीं। 250 इंटू 4 1000 होता है, ऊपर का 23 इंटू 4 कितना होता है? 92। तो 1092 केल्विन, 1092 केल्विन है क्या? नहीं है। तो फिर आंसर डिग्री सेल्सियस में 819, क्योंकि ये कितना हो गया, 1092 केल्विन आ गया। इसमें से 273 माइनस कर लोगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाओगे। 1092 माइनस कर लोगे, इसमें से माइनस कर लोगे 273, तो कितना मिलना चाहिए? 819 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जस्ट रिमेंबर गामा RT बाई एम। गामा तब चेंज होता है जब गैस चेंज हो, यहाँ पे तो गैस चेंज किया नहीं तो सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज तब होगा जब गैस चेंज हो। इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 0.2 cos। अभी प्रोग्रेसिव वेव में कॉस हो या साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे कॉस है तो पहले साइन लाना पड़ेगा, चलता है। दोनों के दोनों क्या है? हार्मोनिक फंक्शंस है। सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो, ये पाए बाहर है, तो पाए को अंदर लेके जाओ, तो 0.04 पाई टी, मतलब 0.04 पाए बन गया ओमेगा। ओके, 0.02 पाई एक्स, एक्स के साथ होता है के। कौन होता है एक्स के साथ? के। तो हमारा क्वेश्चन का लगभग सॉल्यूशन यहीं से आ गया, 0.02 पाई। गुड। तो आगे क्या बोला है? द डिस्टेंस इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू? मिनिमम डिस्टेंस मतलब पार्ट डिफरेंस। तीसरी बार ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, याद है क्या? पार्ट डिफरेंस इज फेज डिफरेंस बाय के, और फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू, और के कितना है? 0.02 पाई। कैंसल कैंसल, 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये आ गया 1/2 और 2, 4 × 10⁻², ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? 100। व्हाट इज 100/4? और जब इक्वेशन लिखा था तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि सब कुछ किस में है? सेंटीमीटर में है, राइट? तो एवरीथिंग इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of transverse wave is given by y equal to sine of pi 0.01x minus 2t, where x and y are in centimeter, t is in second, its frequency a joke. पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई टी, टी के साथ जो होता है वो कौन होता है ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया, हाँ तो फिर मैंने बोला ना जोक है ये, मैं लिखने का टाइम नहीं देने वाला हूँ, हो गया खत्म। फ्रीक्वेंसी 1 पर सेकेंड 1 हर्ट्ज, खत्म, नो नीड टू राइट डाउन, ऐसे सब क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं। टू साउंड वेव्स एक्सप्रेस्ड इन सीरियस यूनिट्स given by 0.3 sin 2 pi by lambda vt minus x and 0.4 2 pi by lambda vt minus x plus theta इंटरफेयर, तो इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ और साउंड वेव का इंटरफेरेंस मतलब बीट फॉर्मेशन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुआ तो फ्रीक्वेंसी तो हमको सेम दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी नू और नू है कि वी है पता नहीं देखते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी मोर और लेस सेम है, वो देख लेंगे बाद में, बट फ्रीक्वेंसी सेम है। तो आगे क्या बोला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ प्लेस वेयर फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, फ्रीक्वेंसी के साथ हमको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दो साउंड वेव्स हो, दो ट्रांसवर्स वेव हो, कोई भी दो वेव हो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या था, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, नहीं कॉस ऑफ फाई, और जानबूझ के वहां थीटा लिखा है। व्हाट इज a1, 0.3 का स्क्वायर पता है कितना होता है, a2 0.16 प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू कॉस ऑफ, करने की जरूरत ही नहीं थी, कॉस ऑफ पाई बाई 2 जीरो होता है वो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया आंसर। व्हाट इज द रूट ऑफ 0.25, 0.5, ऑप्शन नंबर सी। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, और एक चीज याद रखना, अगर आपने देखा फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है तो सीधा ही लिखना ही नहीं, 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई ये जीरो हो जाएगा, तो वंस यू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली यू सी आखिरी में पाई बाई 2 है, डू नॉट राइट डाउन दिस, ओरली क्वेश्चन खत्म, 0.09 प्लस 0.16 0.25 का रूट 0.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इट इज सिंपल बट यू विल लर्न अ न्यू फॉर्मूला, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड सोर्सेज आर 256 and 260 हर्ट्ज, at t equal to 0 the intensity of sound is maximum, मतलब वैक्स, क्योंकि ये बीट फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसीज आर स्लाइटली डिफरेंट, मतलब देयर आर बीट फॉर्मेशन, मतलब वैक्सिंग एंड वेनिंग होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होना मतलब वैक्सिंग होना, देन द फेज डिफरेंस एट टाइम t इक्वल टू 1/16 सेकेंड विल बी, आपको क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले जैसे आप फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हो इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इसी फॉर्मूला को आप टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ करना क्या, यहाँ पे फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस है ना, यहाँ पे टाइम डिफरेंस कर लेना और यहाँ पे 2 पाई बाय टी लिख देना। नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला था पार्ट डिफरेंस का, वो क्या था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। दो वेव्स में
दो वेव्स को कंपेयर करने के लिए तीन पैरामीटर होते हैं। एक होता है फेस या फिर फेस डिफरेंस, एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है टाइम डिफरेंस। फेस डिफरेंस मतलब एक वेव का सपोज क्रेस्ट इमिट हुआ, दूसरे का ट्रफ इमिट हुआ, तो फेस डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू नहीं, पाई। क्रेस्ट और ट्रफ में पाई एंगल होता है। इसी चीज को आप बोल सकते हो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू। क्रेस्ट से ट्रफ का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई टू। इसी चीज को आप टाइम डिफरेंस में भी लिख सकते हो। रिमेंबर, अगर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम इंस्टेंट पे एक वेव का क्रेस्ट इमिट हुआ, दूसरे का ट्रफ इमिट हुआ, तो फेज डिफरेंस कितना था? पाई। पाथ डिफरेंस कितना था? लैम्डा बाई टू, राइट। अब इमेजिन हमारे पास दो सोर्सेस है, एक सोर्स में से पहले वेव इमिट हो गया, दूसरे में बाद में इमिट हुआ, तो अब यहाँ पे ना फेज डिफरेंस की बात करोगे ना पाथ डिफरेंस की बात, किसकी बात करोगे? टाइम डिफरेंस की, क्योंकि द टू वेव्स आर इमिटेड विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ सम सेकेंड्स, जो भी होगा वो। तो अगर आपको यहाँ पे बोला है कि फेज डिफरेंस फाइंड करो, कब फाइंड करो? जब टाइम डिफरेंस कितना था? 1/16। तो इसी फॉर्मूला को टाइम डिफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कौन था? पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस को मैं लिख दूंगा टाइम डिफरेंस, तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं? डेल्टा टी। जब पाथ डिफरेंस होता है तो ऊपर कौन आता है? वेवलेंथ, क्योंकि लेंथ इक्वल टू लेंथ होना चाहिए ना। लेंथ इक्वल टू लेंथ होना चाहिए कि नहीं? ये तो एंगल एंगल कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ, तो लेंथ इक्वल टू क्या होना चाहिए था? लेंथ। तो टाइम इक्वल टू क्या आएगा? टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टाइम पीरियड। क्या लिखोगे यहाँ पे? टाइम पीरियड। हो गया फॉर्मूला। तो टाइम डिफरेंस इज टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। टाइम डिफरेंस इज टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। टाइम डिफरेंस इक्वल टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला है इन जनरल। यहाँ तक क्लियर? क्लियर क्लियर। आपको क्या पूछा है? फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। अब टाइम पीरियड, ये बीट फॉर्मेशन का केस है। बीट फॉर्मेशन में टाइम पीरियड याद नहीं है कि आपको? 1/n1 माइनस n2। n1 कितना था? 256। n2 कितना है? 260। तो उल्टा होगा, n2 माइनस n1। ये मिल जाएगा टाइम पीरियड। 1/260 256, तो कितना आ गया? तो टाइम पीरियड कितना है? 1/4। तो टाइम पीरियड कितना है? 1/4। और टाइम डिफरेंस कितना है? 1/16, राइट। तो ये 2 पाई और ये आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर ऊपर गया 16। 8/16 इज 1/2, तो पाई/2। तो आंसर शुड बी पाई/2। तो आंसर शुड बी पाई/2, ऑप्शन नंबर 3। तो अगर ऐसे कभी फॉर्मूलाज आए जिसमें आपको टाइम डिफरेंस दिया हो, फेज डिफरेंस पूछा हो, फॉर्मूला पता नहीं हो, तो डायमेंशनल एनालिसिस, एंगल एंगल कैंसल, टाइम एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। A stretched string of 1 meter length and mass 5 into 10 raised to minus 4 kilogram. Very good, very good. क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। मास कितना है? 5 into 10 raised to minus 4। लेंथ कितना है? 1। तो 5 into 10 raised to minus 4 किलोग्राम पर मीटर। तो आपको लीनियर मास डेंसिटी ऐसा ही मिल गया, क्योंकि लेंथ कितना था? 1 था। लेंथ अगर 2 होता तो डिवाइड बाय क्या करते? 2 करते। तो डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आता? 2.5। तो यहाँ पे 1 होने की वजह से 5 into 10 raised to minus 4 किलोग्राम पर मीटर इस मास पर यूनिट लेंथ, हैविंग टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। तो टेंशन कितना है? 20 न्यूटन है। इट इज प्लग्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, देन इट विल वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो मैं अभी आपको इसके दो मेथड बताता हूँ। हमारे पास एक वायर था विच वॉज अंडर टेंशन, मतलब इट वॉज स्ट्रेच्ड वायर। अंडर टेंशन मतलब वायर का स्ट्रेचिंग हुआ है। देन इफ यू प्लग इट एट सम डिस्टेंस,
हाँ, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर 100, मतलब आपने 1/4 डिस्टेंस पे प्लग किया, ये सेंटर था, आपने सेंटर के भी सेंटर पे मतलब 1/4 डिस्टेंस पे प्लग कर दिया, तो यू आर प्लगिंग इट हियर, यहाँ पे प्लग कर दिया। हम्म अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको पूछा क्या है फ्रीक्वेंसी। दो मेथड है, एक तो पहले समझ लो कि प्लकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हो, अभी वो एक कुछ तो फॉर्मूला लिखा होता है, वैसे यू डोंट नीड इट, पर क्या लिखा है बता देता हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 8 है। तो प्लकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है, प्लकिंग डिस्टेंस इज लेंथ, लेंथ अपॉन 2p, वेयर वेयर p इज द नंबर ऑफ लूप्स। तो प्लकिंग डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना के देते हैं आपको, वेयर प्लकिंग डिस्टेंस इज लेंथ अपॉन 2p, वेयर p इज नंबर ऑफ लूप्स या फिर मोड। पहले मोड में कितने लूप बनते हैं 1, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1। दूसरे में कितने बनते हैं, तो p की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। अब देखो आती है कि नहीं। प्लगिंग डिस्टेंस कितना था 25 सेंटीमीटर, क्लियरली बोला है ना। if the wire is plugged at 25 centimeter from one end, what is total length of wire 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब कितना, तो ये आ जाएगा 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, तो p कितना आ गया 2 आ गया, बराबर। p का 2 आना मतलब सेकेंड मोड है, मतलब फर्स्ट ओवरटोन है। हाँ, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना। हाँ, तो फर्स्ट ओवरटोन या इन जनरल, व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन 2n, व्हाट इज सेकंड ओवरटोन 3n, थर्ड ओवरटोन 4n। पहला मोड फंडामेंटल 1/12 रूट ऑफ, उसके बाद का मोड 2, मतलब यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद का मोड 3, उसके बाद का मोड। तो कल ही तो देखा था हमने, पीथ मोड में यहाँ पे क्या आता है p/12 रूट ऑफ p/m। तो हमको p क्यों चाहिए था, क्योंकि हमारे पास पीथ मोड का फॉर्मूला है, पीथ मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है p/12 रूट ऑफ p/m। p कितना आ गया, लेंथ कितना था, 1 मिनट तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन कम कर लो खुद का। वो फॉर्मूला में सब एसआई सिस्टम में होता है, इस फॉर्मूला में हमने क्यों लिखा है तुमको पता है कि हमने 25 सेंटीमीटर लिखा, वहां पे 100 क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि प्लकिंग डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, टोटल लेंथ मीटर में है। तो तुम या तो टोटल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो मतलब 100, या तो तुम इसको मीटर में कर लो मतलब 0.25। ये सेंटीमीटर चलेगा, ये मीटर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो प्लकिंग डिस्टेंस को मीटर में लिखो या लेंथ को, तो हो गया क्या p=2, यस। अगर वैसा नहीं करते तो तुमको p=2 नहीं मिलता। हाँ, तो अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करते वक्त हर एक चीज किसमें चाहिए, एसआई सिस्टम में चाहिए। तो लेंथ कितना है, हाँ 100 सेंटीमीटर लिखना नहीं, ये कितना है, कितना है 20, ये कितना है 5 × 10⁻⁴ एंड 4 का रूट कितना, और ये 2 तो पहले से हो गया कैंसल, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻+4, उसका रूट कितना 10⁻², मतलब कितना, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना, हाँ तो आंसर कितना, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी है, बराबर। घाई नहीं सही है आंसर। मैंने क्या बोला, मैंने आपको अभी भी बोला कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होता है, नो नीड फॉर फॉर्मूलाज। जैसे समझ में आया, आपको याद है एक क्वेश्चन था जहां पे मैंने क्वेश्चन बाद में रीड किया था, पहले बताया पूछा था आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एंटी नोड कहाँ कहाँ बनते हैं बताओ। पहले मोड में आपने बोला L/2, फिर आपने बोला L/4 3L/4, बराबर। फिर आपने बोला L/6 L/2 5L/6, बराबर। अब वो जो सेकंड सेकंड केस था उसका L/4, L/4 मतलब टोटल लेंथ बाई 4, टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तुमने प्लग कहाँ किया, तो ये L/4 है क्या, मतलब सेकंड मोड है क्या। तो सेकंड मोड में कितने लूप बनते हैं, मैं वापस बता देता हूँ।
आई रियली एक्सपेक्ट कि आपके बेसिक्स बहुत ही क्लियर है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अगर 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का वायर हो, और अगर 50 सेंटीमीटर पे प्लग किया, 50 सेंटीमीटर पे मतलब तुमने राइट टू सेंटर प्लग किया, तो ये था फंडामेंटल मोड। इसमें एक ही लूप बनता है, क्योंकि जहां प्लग किया वहां एंटी नोड बनता है। तो तुम अगर 50 सेंटीमीटर पे प्लग कर रहे हो, तो उस केस में कितने लूप बनेंगे? 1, क्योंकि कौन सा मोड हो गया? फंडामेंटल। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर मैं 25 पे प्लग करता हूँ, कितना कितना 2 L/4, है ना? तो सेकंड मोड हो गया, बराबर। तो टोटल लेंथ कितना था? 1 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर? प्लग कहाँ किया? तो ये कौन सा मोड है? सेकंड मोड, मतलब फर्स्ट ओवरटोन है। कितने लूप है? 2 लूप है। पक्का 2 लूप है। 2 लूप है, मतलब आपको ये ऑलरेडी समझ में आ गया कि यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आने वाला है, ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल आने वाला है, बराबर। बराबर ना? क्यों? क्योंकि प्लग कहाँ किया? 25 पे, मतलब टोटल लेंथ के फोर्थ पे, 1/4 पे। तो ये सेकंड मोड था। जागो जागो, उठो उठो, ध्यान दो ध्यान दो। जब आपके पास लेंथ 100 था, आपने प्लग 25 पे किया, मतलब L/4 पे प्लग किया, मतलब ये सेकेंड मोड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का केस था। 2 लूप बनते हैं, ये तो क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, बराबर। अब ये ओरली तुम दिमाग में ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कर सकते हो, ये तो हो गया कैंसिल। लेंथ कितना है? 1। ये तो बाहर आ गया 1। रूट ऑफ टी, टी था 20, ये था 5 × 10⁻⁴, ये था 1 था, मतलब 2 × 100, क्योंकि ऊपर जाके क्या होगा? +4 का रूट कितना आएगा? 10⁻², मतलब कितना आ जाएगा? 200। हो गया, बराबर, करेक्ट। अब अगर मैं प्लगिंग डिस्टेंस चेंज करके बताता हूँ, तो आंसर सॉल्व होगा क्या? हाँ मुझे बताओ, अगर मैंने 50 सेंटीमीटर पे प्लग किया तो 100, खत्म, राइट। अगर फ्रीक्वेंसी 300 आता, तो फिर प्लगिंग डिस्टेंस क्या होता? L/6 होता। मैंने सिर्फ उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछा है आपको, राइट। तो फिर ये ज्यादा इजी है, लिखना है तो तुम लिख लो, लेकिन ज्यादा इजी ये है। प्लगिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन याद रखेगा? तो जब तक ऐसा आप इमेजिन नहीं कर पाते हो, तब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ऐसा समझना नहीं। बिकॉज इफ आई जस्ट गिव यू सम डिस्टेंस, तो इमीडिएटली आपको नंबर ऑफ लूप्स इमेजिन करते आने चाहिए। 16.33 बोला, हाउ मच? 3 लूप्स। 12.5 बोला तो 400। 12.5 पे प्लग करना मतलब 4 लूप बनते हैं क्या? मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं जो असाइनमेंट देता हूँ, वो इमीडिएटली अगले दिन नहीं लगता है, वो बाद में लगता है। एक असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, वही L/2, फिर L/4, 3L/4, L/6, L/2, 5L/6। फिर मैंने बोला था कि एक काम करना, अगले 2-3 मोड्स के लिए, ओवरटोन्स के लिए, एंटी नोड का लोकेशन निकाल के आना, और एक कॉम्पैक्ट फॉर्मूला बना पाते हो क्या, वो भी चेक करके आना। याद है? हाँ हाँ, नहीं, यस, हाँ याद है। तो करके आया क्या? नहीं। अगर वो करके आते तो समझ में आ जाता कि 12.5 मतलब 4 लूप्स होते हैं। तो फिर अभी वो खुद को करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट। अगला क्वेश्चन, टू सिमिलर सोनोमीटर वायर्स गिवन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज। 2 सोनोमीटर वायर है, सिमिलर है मतलब यू अंडरस्टैंड, मास पर यूनिट लेंथ सेम है। सिमिलर बोला है इसके लिए, आइडेंटिकल बोला होता वॉल्यूम डेंसिटी। दीज हैव सेम टेंशन, टेंशन भी सेम है। What must be the tension? By what amount? By what amount the tension be increased in one wire so that the two wires produce 5 beats per second? तो पहले क्या था कि दोनों में टेंशन था सेम, सिमिलर वायर थे तो लेंथ भी था सेम, मास पर लेंथ भी था सेम, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या था? सेम।
जब फ्रीक्वेंसी सेम हो तो बीट्स कितने होते हैं? 0। लेकिन अब तुम थोड़ा सा टेंशन बढ़ा रहे हो, अब थोड़ा सा टेंशन बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अब दोनों में से एक ही वायर का टेंशन बढ़ाया है, बाय व्हाट अमाउंट द टेंशन बी इंक्रीज इन वन वायर, क्योंकि दोनों का इंक्रीज करोगे तो वापस बीट्स कितने होंगे? 0। बीट्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों वायर्स का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए टेंशन एक ही वायर में बढ़ना चाहिए। तो जब आपने टेंशन एक वायर में बढ़ा दिया तो कितने बीट्स आ गए? 5 बीट्स आ गए, राइट। तो कितने अमाउंट से, और ये अमाउंट किसमें दिया है? परसेंटेज में दिया है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। अब एक तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में परसेंटेज चेंज इज डेल्टा टी, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। बराबर, क्लियर। तो एक मेथड है जिसमें आप n1 n2 फाइंड करोगे, जो बहुत इजी नहीं है, क्योंकि ना आपको n1 पता है, तो इनिशियल तो बताया नहीं, टेंशन भी बताया नहीं। कहाँ बताया टेंशन? है क्या टेंशन की वैल्यू? नहीं। तो इनिशियल टेंशन की वैल्यू नहीं है, इनिशियल से फ्रीक्वेंसी है आपके पास, तो थोड़ा वो घुमा फिरा के होगा। तो उसका एक अल्टरनेट होता है 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। उसमें जो हमने बेसिक सीखे वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी इज 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम। n is directly proportional to root of t because everything else is constant. Squaring on both sides, मतलब t is directly proportional to n square। तो तुमको याद है फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, ये इंडेक्स को, इंडेक्स क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई डेल्टा एन बाई एन, बराबर। और परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाइड बाय 100। ज्यादा क्लियर? क्लियर। ये जो डिनोमिनेटर में n होता है ना, वो कौन होता है पता है? इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना है? ज्यादा क्लियर? डेल्टा एन कौन है? हाँ, तो फाइनल मास इनिशियल कौन होता है? बीट्स। हाँ, तो फाइनल मास इनिशियल मतलब कितना? हाँ, तो ये बीट्स आ गया। 1 और 100 जा कैंसिल कैंसिल, तो कितना परसेंट चेंज होना चाहिए? 2% है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A string is producing transverse wave. Transverse vibration of the transverse wave. So you have a string which is producing transverse vibration whose equation is y equal to 0.021 sine of x plus 30t. Okay, where x and y are in meters and t is in second. If the linear density of the string is 1.3 into 10 raised to minus 4 kilogram per meter, then the tension in the string in Newton is. Simple question है। क्या पूछा है? टेंशन दिया क्या है? y इक्वल टू 0.021 साइन ऑफ x, मतलब 30t प्लस x। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो k की वैल्यू आ गई 1, लेकिन k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 2 पाई। हमको क्या पूछा था? टेंशन। और लिनियर मास डेंसिटी दिया है क्या? यस। नहीं दिया है? दिया है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। यू नो व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? रूट ऑफ टी बाई एम। रूट ऑफ, अब हमारे पास वेवलेंथ है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाता है तो स्पीड मिल जाएगा, v इक्वल टू एन लैम्डा। v इक्वल टू एन लैम्डा होता है ना स्पीड। प्रोसेसर फास्ट करो। ओमेगा कितना है? 30। ये कितना है? 2 पाई एन इक्वल टू कितना है? 30। तो एन क्या है? हाँ, थोड़ा सा कीप योर सेल्फ लिटिल बिट अपग्रेडेड। 2 पाई क्या है? लैम्डा है, तो सीधा सीधा यहाँ पे मैं ला देता हूँ लैम्डा। व्हाट इज एन लैम्डा? वी कितना है ये? 30। तो पहले यहाँ से n फाइंड करोगे, 30/2 पाई लिखोगे, फिर v इक्वल टू एन लैम्डा लिखोगे, फिर वापस से 2 पाई कैंसिल करोगे तो यही बोलोगे। यहाँ से n कितना है? 30/2 पाई। लैम्डा कितना है? 2 पाई।
स्पीड कितना है n लैम्डा, तो 30/2 पाई इंटू 2 पाई, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया 30, तो वही तो लिखा है 30 है, तो 30 है क्या, यस। हमको क्या फाइंड करना था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, v स्क्वायर इक्वल टू t बाई m, t इक्वल टू m v स्क्वायर, t इक्वल टू m 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, 30 का स्क्वायर होता है 900, मतलब 9 इंटू 100, 13 9 जा 117, खत्म। हाँ कैसे खत्म, 1.39 जा 1.39 जा 11.7, 11.7 ये 10⁻⁴ है +2, तो 10⁻⁻2, 0.117 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डबल द फ्रीक्वेंसी, इन ऑर्डर टू डबल द फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए of the fundamental node emitted by stretch string, the length is reduced to 3/4 of the original length। मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होनी चाहिए, n2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n1, और ये डबल करने के लिए लेंथ क्या कर दिया हमने, 3/4 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, और इनवर्स रिलेशन ही होता है, फ्रीक्वेंसी डबल करना है तो लेंथ को कम करना पड़ेगा, n is inversely proportional to L, first law of vibrating string, law of length, the fundamental frequency of a stretched string is inversely proportional to vibrating length, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना है, बढ़ाना है, तो लेंथ क्या होगा, कम होगा, तो बराबर है। एंड टेंशन क्या बोला है, एंड टेंशन इज चेंज्ड, टेंशन इज चेंज्ड, टेंशन भी चेंज हो गया, ठीक है। द फैक्टर बाय विच द टेंशन इज टू बी चेंज्ड इज, फैक्टर बाय विच, फैक्टर बाय विच द टेंशन हैज टू बी चेंज्ड इज, मतलब T2/T1 रेशो पूछा है, बराबर। तो फैक्टर बाय विच टेंशन हैज टू चेंज मतलब क्या पूछा है, रेशो ऑफ टेंशन फाइनल टू दैट ऑफ इनिशियल। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2L रूट ऑफ T/M, इफ समथिंग हैज नॉट चेंज दैट इज M, तो N इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T अपॉन L, तो NL इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, तो N² L² इज प्रोपोर्शनल टू T, तो T2/T1 is N2 L2 upon N1 L1 whole square, so therefore N2 by N1 is 2, L2 by L1 3/4, 3/4 इसका 1 जा and 2 जा, 3 square is 9, so factor by which the tension must change is 9/4, option number D. So done, that's it for today.